द बोन स्नैचर। कहानी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के नामिब डिजर्ट को दिखाया जाता है और तभी हम यहाँ पर एक रिसर्च टीम को देखते हैं। इन लोगों ने यहाँ की एक जगह के बारे में पता लगाया था जहाँ पर खजाना छुपाया गया है। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया करते थे और इन लोगों का काम यही था कि जमीन में गड़े खजानों को ढूंढना। और ये लोग खजाना ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें एक अंडे की शेप की बड़ी सी चट्टान दिखाई देती है। और तभी उनमें के एक साथी पोल जब उस चट्टान में हथौड़ा मारता है तो वो चट्टान टूटने लगती है और तभी उस चट्टान के अंदर से एक बड़ा सा क्रिएचर निकलकर इन तीनों को मार देता है। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम शहर में एक लैब को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर जैक अपने साथी साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक क्रू की मदद कर रहा था जो लोग एक रूम में फंसे हुए थे और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला था। लेकिन डॉक्टर जैक किसी तरह से अपनी सूझबूझ से उस क्रू की जान बचा लेता है। खैर अब इसके बाद उनका बॉस वहां पर आता है और उन दोनों को एक जगह पर जाकर कुछ ढूंढने का काम देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो टैक्सी वाला जैक को वहां पर उतार कर वहां से चला जाता है और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी अपनी एक छोटी सी दुकान लगा कर बैठा था। वो बूढ़ा आदमी जैक को एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। ये देखकर जैक मुस्कुराता है और कहता है कि चलो इस बंजर रेगिस्तान में मुझे कुछ तो मिला। खैर अब जैक को रिसीव करने के लिए कमांडर अपनी गाड़ी को वहां पर लेकर आता है और वो उसे उस गाड़ी में बैठाकर अपने बेस तक ले जाता है और उसे वहां पर एक लड़की मिकी और उसका साथी जॉन मिलता है। वहां पर मिकी जैक का सामान देखकर उसके सामान की चेकिंग करती है। मिकी को जैक के सामान के अंदर एक मशीन मिलती है। दरअसल वो एक ट्रैकर था और ये ट्रैकर 2000 फीट नीचे तक के पानी का पता लगा सकता था। खैर अब चेकिंग के दौरान कमांडर कार्ल का साथी टाइटस भी वहां पर आता है। खैर अब थोड़ी देर बाद जैक और मिकी उन लोगों की तलाश में निकल जाते हैं जिन लोगों को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जो कि खजाने की खोज के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर बहुत सारा फ्यूल कैरी कर रखा हुआ था क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर तक भी भटकना पड़ सकता था। कार्ल भी अपनी मेड किट और अपनी गन को उस ट्रक में लोड कर लेता है। और इसके बाद हम यहाँ पर दो नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसमें लड़की का नाम मैग्डा और लड़के का नाम कर्ट था और ये दोनों ही इस ट्रक के ड्राइवर थे। सफर को तय करने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को एक हड्डी से बना हुआ लॉकेट देता है जिस पर एक भयानक खोपड़ी का डिजाइन था। और अब इनका सफर शुरू होता है और हम देखते हैं कि जैक मिकी की तरफ अब थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा था। खैर अब उस रेगिस्तान में काफी देर भटकने के बाद मिकी को उस रेगिस्तान में उन लोगों का ट्रक मिलता है। खैर अब अपने इस ट्रक से उतरकर ये लोग जब आगे की ओर जाते हैं तो उन्हें वहां पर इंसानी कंकाल मिलता है। एक कंकाल के पास एक चाकू भी रखा हुआ था जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि ये पॉल की बॉडी है। अब यहाँ पर सब लोग ये सोचकर परेशान थे कि इन लोगों की मौत तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे पहले हुई है तो इससे पहले इनकी बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो गई। मिकी इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहती है लेकिन कार्ल का शक उस तीसरे आदमी पर था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों के कंकाल थे जबकि यहाँ पर 3 लोग आए थे और इसका मतलब यह है कि उस तीसरे आदमी ने ही इन दोनों को मारा होगा। और तभी टाइटस उन लोगों को आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाता है और यहाँ पर इन लोगों को कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं और ये लोग उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन मैग्डा अभी भी उस ट्रक में थी। अभी लोग उन पैरों के निशानों के पीछे पीछे आने लगते हैं लेकिन तभी इन लोगों को पता चलता है कि जो शुरुआत में पैरों के निशान थे वो 2 थे लेकिन अब जो निशान है वो 4 हैं। और तभी वहां पर जैक का ट्रैकर एक डायरेक्शन की तरफ बीप करने लगता है और ये लोग उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं और ये लोग वहां पर एक शमशान जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ की चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ब्लैक मैजिक होता होगा। टाइटस जैक से यहाँ की किसी भी चीज को छूने से मना करता है। टाइटस को जैसा लॉकेट एक बूढ़े आदमी ने दिया था वैसे ही यहाँ के कुछ स्केलेटन थे। खैर अब थोड़ी देर बाद कर्ट अपना ट्रक लेकर वहां पर पहुंच जाता है और ये सब लोग ट्रक में बैठकर अपने बेस पर वापस से जाकर अपनी फोरेंसिक टीम को बुलाकर यहाँ पर रिसर्च करने के लिए बोलते हैं। और रास्ते में इन लोगों को एक और कंकाल मिलता है यानी कि वो कंकाल उस तीसरे आदमी का है जिसके बारे में कार्ल सोच रहा था। कार्ल इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि किसी चीज ने उन तीनों को मार दिया था। कार्ल मैग्डा से कहता है कि हमें उस किलर को ढूंढना होगा जिसने इन तीनों के साथ ऐसा किया है लेकिन मैग्डा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि यहाँ पर रात होने वाली थी और अब इन लोगों को अपनी रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। रात में जैक अपने बारे में सोच रहा होता है कि वो किस तरह से ना चाहते हुए भी यहाँ पर पहुँच गया लेकिन उसे एक चीज की खुशी थी कि वो मिकी से यहाँ पर मिला। और इसके बाद वो रेत पर स्केटिंग करता है जिसे मिकी देख रही थी।
इसके बाद मिकी जैक की मशीन को उसके पास लाती है क्योंकि वो बहुत देर से बीप कर रही थी, और इसका मतलब यह है कि इनके आसपास इस वीरान रेगिस्तान में जरूर कोई है। लेकिन इन सब चीजों को भूलकर जैक और मिकी एक साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, और अब जब इन्हें बातें करते हुए काफी देर हो जाती है तो मिकी अंदर ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जैक बाहर रेत पर ही बैठा होता है। लेकिन तभी उसकी मशीन बहुत तेज बीप करने लगती है, और जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक से वो क्रिएचर आकर जैक के पास खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जैक जोर से चिल्लाता है और फिर ट्रक के पास जाकर कार्ल को जगाता है। लेकिन जब कार्ल अपनी टॉर्च लेकर वहां पर चारों तरफ देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और वो जैक से कहता है कि देखो, तुम इस वक्त अफ्रीका में हो, जरूर तुमने यहाँ पर कोई न कोई जानवर देखा होगा, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन तभी मिकी उन सबको बताती है कि हमारे साथियों के कंकाल गायब हैं। कार्ल को लगता है कि ये सब जैक ने किया होगा, और जैक कार्ल से चिल्लाते हुए कहता है कि देखो, तुम्हें भी पता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गलत हो रहा, और वैसे भी मैं उन हड्डियों का क्या करूंगा। और इसके बाद टाइटस उन कीड़ों के बारे में उन सबको बताता है जो कि एक क्वीन थे, और वो अपनी प्रजाति के आखिरी और पहली जीव है जो कि डायनासोर से भी पहले से हैं, और वो सिर्फ दूसरे जीवों का ही शिकार करती है, और वो उन्हें मारने के बाद सिर्फ उनकी हड्डियों को ही छोड़ देती है। लेकिन टाइटस की ये सारी बातें कार्ल को बेकार की बातें लगती हैं। खैर, अब थोड़ी देर बाद जैक और कर्ट को मशीन में से फिर से बीप करने की आवाज़ें आती हैं, और कार्ल मैगडा के पास जाकर उसे उसी डायरेक्शन में ट्रक को ले जाने के लिए कहता है। लेकिन मैगडा उसे सुबह होने के लिए कहती है, और अब जैसे ही सुबह होती है तो ये सब लोग उस चीज के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये लोग उस जगह पर आने के बाद चारों तरफ उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं, और आखिरकार उन लोगों को वो क्रिएचर दिख भी जाता है। कार्ल अपनी गन से उस क्रिएचर को शूट करता है, और वो क्रिएचर राख की तरह बिखर जाता है। लेकिन जब वो लोग उस जगह पर पास जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देखकर कार्ल बहुत ज्यादा हैरान था। यहाँ पर इन लोगों को अपने साथियों की गायब हुई हड्डियां मिलती हैं, जिन्हें कर्ट ट्रक में रख देता है। खैर, अब ये लोग यहाँ से जाने के लिए जब उस ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट करते हैं तो तभी उस ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उस ट्रक में आग लग जाती है। वो सब लोग जल्दी से किसी तरह से उस ट्रक से बाहर निकलते हैं, और मैगडा किसी तरह से उस ट्रक की आग को बुझा देती है, और कर्ट उस ट्रक को देखकर कहता है कि अब मुझे इस ट्रक को ठीक करने में महीनों लग जाएंगे। और अब ये सारे के सारे लोग अपना रास्ता भटक चुके थे। मिकी के रेडियो को चेक करने पर भी उन्हें उस रेडियो में सिग्नल नहीं मिलता। खैर, अब ये लोग उस जगह पर रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उनके पास से एक प्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उन लोगों को नहीं देख पाता। मैगडा उन लोगों को समझाती है कि देखो, हमारे पास यहाँ पर रहने के लिए काफी पानी और खाना है, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर, अब इन लोगों को यहाँ पर रहते रहते कई दिन बीत गए थे, और एक दिन कट टाइटस को रखवाली करने के लिए कहकर अपने स्लीपिंग बेड में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी टाइटस को किसी के होने का एहसास होता है, और वो क्रिएचर कट के पास जा रहा था। और जब वो कट को उठाने के लिए कट के पास जाता है तो वो देखता है कि कट के फेस का एक तरफ का मांस पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और तभी टाइटस अपने साथियों को आवाज देकर वहां पर बुलाता है, लेकिन उनका आने से पहले ही वो क्रिएचर जो कि छोटे पार्टिकल्स में बदल गए थे, जो कि काली रेत की तरह दिख रहे थे, वो अब टाइटस को भी अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर कार्ल आकर अपनी गन से उस स्लीपिंग बेड पर फायर करने लगता है, और इधर जैक और मिकी घायल टाइटस को ट्रक के अंदर लेकर जाते हैं। और इधर हम देख पाते हैं कि उस क्रिएचर पर गोली चलाने का कोई भी असर नहीं हो रहा था, और वो लगातार इनकी तरफ ही बढ़ता जा रहा था। इसलिए कार्ल वहां पर पेट्रोल छिड़क कर उसके वहां पर आने का इंतजार करता है। लेकिन मैगडा उसे वहां पर आग जलाने से मना करती है, क्योंकि उसमें कट भी मर जाता। लेकिन कार्ल नहीं मानने वाला था, और तभी जैक उन लोगों को बताता है कि देखो, वो क्रिएचर वापस जा रहा है। दरअसल वो क्रिएचर पेट्रोल की वजह से वापस जा रहा था, और अब कार्ल बाहर निकल कर उस पेट्रोल को अपने ट्रक के चारों तरफ छिड़क कर उन सबको सेव कर लेता है, क्योंकि वो क्रिएचर पेट्रोल के पास नहीं आ पा रहा था। और तभी कार्ल देखता है कि उस क्रिएचर ने कट के कंकाल में समाकर एक भयानक रूप ले लिया है। ये देखकर कार्ल जल्दी से उस क्रिएचर की तरफ गोली चलाता है, जिससे कि वो क्रिएचर वहां से जाने लगता है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग वापस से पैदल चलकर अपने बेस पर जाकर वहां से मदद लाएंगे, जिस दौरान मैगडा टाइटस के साथ ट्रक में ही रहेगी। खैर, अब अगली सुबह मिकी, कार्ल और जैक पैदल ही उस रेगिस्तान में अपना सफर तय करने लगते हैं, और अब काफी दूर आगे आने के बाद उन लोगों को अपनी तरफ एक रेत का तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिस तूफान में लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। फिर अब तूफान के जाने के बाद ये सब लोग अपने सामान को वापस से चेक करते हैं,
और जब जैक अपनी मशीन को देखता है तो वो देखता है कि उसकी अब मशीन टूट चुकी है और उन लोगों ने अपने साथ जो पेट्रोल की एक कैन ली थी उसका ज्यादातर पेट्रोल अब रेत पर ही गिर चुका था। खैर अब इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है और ये एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। वो उस जगह पर बैठकर अपने चारों तरफ पेट्रोल डाल लेते हैं। ये सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो क्रिएचर आ चुका है जिसने मैगडा का फेस लगाया हुआ था। यानी कि इसका मतलब ये है कि उस क्रिएचर ने अब मैगडा को भी मार दिया था। अब उन लोगों के आसपास पेट्रोल छिड़के होने की वजह से वो उन लोगों के पास तो नहीं आ पाता और इसलिए अब वो वहां से चला जाता है। खैर अब अगली सुबह उन लोगों को वही ट्रक मिलता है जिस ट्रक को लेकर उनके फ्रेंड्स उस अंडे के पास आए थे। अब ये लोग उस रेडियो के पास जाकर सबसे पहले अपने लिए मदद मंगाते हैं और अब जैक के पीछे पीछे ये दोनों लोग भी जैक के साथ उस अंडे के अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर जैक समझ जाता है कि ये जगह जरूर उस क्वीन क्रिएचर की है और ये चींटियों की प्रजाति का एक विकसित रूप है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि उनका एक फ्रेंड जैक भी उनके पास पहुंच गया था और जब वो उस अंडे के पास अपने फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर इन्हीं लोगों ने उनको मारा है। अब इधर ये लोग भी समझ चुके थे कि टाइटस की बातें बिल्कुल सच थी। जॉन उन लोगों के पास जाकर उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि जॉन को लगता है कि इन लोगों ने ही उन लोगों को मारा है। तभी ये लोग जॉन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन को इनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि इन लोगों ने खजाना लेकर इनके बाकी साथियों को मार दिया है। इसीलिए वो इन तीनों को हथकड़ी पहनाकर अपनी बेस की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये तीनों लोग समझ चुके थे कि वो क्रिएचर कितना ज्यादा खतरनाक है और अगर हम लोगों ने अभी उस क्रिएचर को नहीं रोका तो बाद में उसे रोकना इम्पॉसिबल है। इसीलिए कार्ल पीछे से जॉन पर हमला कर कर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि वो क्रिएचर और भी लोगों को मारकर अपनी रेंज और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वो लोग उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए एक माइन के पास आते हैं। उनके पास एक एक्सप्लोसिव लिक्विड था जिसे कार्ल अपने पास रखता है और इसके बाद ये तीनों लोग उस माइन के अंदर जाते हैं। उस माइन में पूरी तरीके से अंधेरा था, लेकिन तभी जैक को वहां पर एक पुराना जनरेटर दिखता है जिससे कि उस माइन में पूरी तरीके से रोशनी हो गई थी। और इसके बाद ये लोग उस माइन के अंदर जाने लगते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस क्रिएचर को भी पता चल गया था कि ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और तभी वो क्रिएचर कार्ल को दिख जाता है। कार्ल उस क्रिएचर को देखकर उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए चल देता है, लेकिन मिकी और जैक उसे वहां पर जाने से रोकते हैं। और तभी वो क्रिएचर कार्ल पर हमला कर कर उसे घायल कर देता है। और अब जब क्रिएचर कार्ल को मारने वाला ही होता है तो तभी जैक उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जैसे ही वो क्रिएचर जैक की तरफ आता है तो वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब मिकी कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास आती है। कार्ल जैक से उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर गड्ढे के अंदर से अपना हाथ निकाल कर उसके पाँव को पकड़ लेता है और तभी वो क्रिएचर कार्ल को उस गड्ढे के अंदर खींचने लगता है। वो दोनों लोग मिलकर कार्ल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ल अपना हाथ छुटाकर उस लिक्विड एक्सप्लोसिव को लेकर अपने साथ नीचे गिर जाता है और वो उस क्रिएचर के साथ साथ अपने आप को भी मार देता है। अब जैक और मिकी उस विस्फोट से बचते हुए उस माइन की एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें उस रानी की कोकुन जैसी एक चीज मिलती है। अब उस जगह पर वो क्रिएचर आकर उस जगह को चारों तरफ से घेर लेता है। अब जैक यहाँ पर ये समझ जाता है कि ये कोकुन ही इन सभी क्रिएचर्स को यहाँ पर कंट्रोल करता है। अब इसलिए जैक उस कोकुन में अपने दोस्तों को याद करते हुए एक चाकू को मार देता है जिससे कि वो सभी क्रिएचर्स मर जाते हैं। और अब यहाँ पर ये माइन भी कोलैब होने लगती है और माइन के कोलैब होने से पहले ही ये दोनों सही सलामत उस माइन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर ये लोग देखते हैं कि उन क्रिएचर्स ने जॉन को भी मार दिया था और ये उसी बीच हुआ जब ये लोग। खैर अब मूवी के आखिर में हम जैक और मिकी को टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं क्योंकि अब जैक का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था, इसलिए वो मिकी को एक गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से भेज देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिकी के सामान में उस रानी का एक कोकुन था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।